आजकल हम लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं। कभी सरकार की तरफ से उस टाइम पे इंदिरा जी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इसे ठोस कुछ नहीं डिनायल आया कि 50-53 साल हो गए और उसके बाद आज भी वही कमीशन ऑफ इंक्वायरी का वही ढल रहा है। तो लोहिया जी के पीरियड में गूंगी गुड़िया कहते थे। और हमारे यहाँ ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है लीपापोती का काम करते हैं। कि क्या इंदिरा गांधी बिल्कुल हमने उन्हें क्या कोई क्लीन चिट दी? अगर आप किताब पढ़ेंगे तो ऐसी बात नहीं है। नेग्लिजेंस तो तिहाड़ जेल में मतलब हुआ है। कि मुरारजी देसाई का व्यक्तित्व बहुत इस मामले में महत्वपूर्ण भी था और कुछ हद तक ऐसा प्रतीत होता है कि गैर जिम्मेदाराना भी था। ये इंदिरा गांधी जब भी राजनीतिक रूप से संकट में आती थी, उन्होंने कहा था फॉरेन हैंड। इंदिरा गांधी को जो उस समय पे 77-78 में काफ़ी मुश्किलों का सामना पड़ा था। एक खलनायक है तो उसका माँ नहीं है, माँ भी तो उसका बेटा जैसे भी हो सिविल ट्रायल वो डिफेंड तो करेगी उसको बचाने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स अगर ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, रिसर्च करने में कम से कम 7-8 महीना तो लग ही गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। कार्यक्रम है शब्दरथी और आज साहित्य तक स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान के रूप में मौजूद हैं प्रकाश पात्रा जी और रशीद किदवई जी। आप लोग इस पुस्तक पर चर्चा के लिए उपस्थित हैं। इस पुस्तक का नाम है द स्कैम दैट शुक अ नेशन, द नागरवाला स्कैंडल। जिस ज़माने के स्कैंडल की ये बात है, उस ज़माने में हम में से बहुत सारे लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे शायद पैदा भी नहीं हुए थे। मामला 60 लाख रुपयों का था। प्रधानमंत्री का कार्यालय किस तरह से उसमें इन्वॉल्व था या नहीं था, जुड़ा था या नहीं जुड़ा था, किस तरह से वह रुपया दिल्ली के केंद्र से निकाला गया, बाद में उस मसले का क्या नतीजा निकला, और आज 2024 में जब हम यह बातचीत कर रहे हैं तब इस पुस्तक की क्या ज़रूरत थी, यही बात हम आप दोनों से समझेंगे। मैं आप दोनों अतिथियों के बारे में बता दूं कि आप दोनों लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक भी रहे हैं और बड़े शोधार्थी हैं, राजनीतिक विषयों के बड़े विशेषज्ञ हैं। और ये आश्चर्यजनक बात है कि इस तरह के भ्रष्टाचार और घोटाले पर यह पहली किताब मेरी समझ से आप दोनों की आई है। मैं जानना चाहूँगा, प्रकाश जी से शुरू करता हूँ क्योंकि रशीद जी से तो मेरी बातचीत पिछली हुई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा। इस किताब की इस समय आवश्यकता क्या थी, जबकि इसमें इंदिरा गांधी की अपनी एक भूमिका मानी जाती है और आप लोगों की किताब भी आखिरी तक इस प्रश्न से को पाठकों के ऊपर छोड़ देती है, इतने शोध के बाद भी, कि आप खुद से समझो कि इंदिरा जी इन्वॉल्व थी या नहीं थी। नहीं, ये नागरवाला स्कैंडल जो है ये तो मैं भी स्कूल में था जब ये हुआ था, और बाद में कि ऐसे घटनाएं चलता रहा कि ये 71-72 से लेकर उसके बाद इमरजेंसी हो गया, मतलब बीच में जो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट रहा, रेलवे स्ट्राइक, तो फिर ये मामला दब गया था। उसके बाद जनता पार्टी सरकार में आया तो ये रेड्डी कमीशन बैठा। लेकिन इसके बाद जब हमने पत्रकारिता शुरू की है 1980 में, नागरवाला के बारे में सुनते थे तो स्कूल में जब थे तभी भी इंटरेस्ट था कि है क्या, ये क्या हुआ था क्या। तो इसी कारण से हम दोनों ने एक बार बैठ के बात कर रहे थे कि ये जो पॉलिटिकल स्कैंडल इतने चल रहा है, कि आप देखिए उस टाइम का, ये देखिए टेलीफोन लाइन के बारे में, ये अभी मैं एक देख रहा था कि टेलीफोन लाइन जो है ये जनपथ एक्सचेंज वगैरह जो बनाए हैं ये बाद में बने हैं। एक ही टेलीफोन एक्सचेंज होता था, एक टेलीफोन लैंडलाइन में रखना वो एक स्टेटस सिंबल था। एक बैंक ऑफिसर के पास 3 फ़ोन होना वो एक गैजेट का भी एक सवाल होता है कि किसी को फ़ोन आता है, ये सिर्फ अमीर लोगों की और पावरफुल लोगों की, इनके पास ये होता था। तो उसी को हमने जब काफ़ी मटेरियल्स ढूंढने की कोशिश की तो कहीं कुछ नहीं मिल रहा था, तो फिर हम दोनों ने मिल के उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किए कि कहाँ से मिलेगा, क्या मिलेगा, इतने जानने के लिए।
जहाँ तक टाइमिंग का आप बता रहे हैं कि 2024 या सरकार चेंज हुआ या सरकार नहीं हुआ, ऑनेस्टली देख लीजिए ये किताब हमने ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है कि आसपास हमने सब कुछ रेडी किए थे। हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते थे, हमको कोई पार्टीशन ये नहीं करना चाहिए था। हम इसलिए चाहते हैं कि हमने पूरे जो मामला है, जितने कुछ फैक्ट्स है, वो काफ़ी एक्सेस किए हैं, काफ़ी टाइम 6-8 महीना से ज़्यादा रिसर्च किए हैं। सो हम सोचते हैं कि रीडर्स जो है दे कैन बी द जज, मतलब वही लोग जज कर सकते हैं कि जब फैक्ट्स आपके सामने आ जाए तो जिसको जो देखना चाहता है वो उसको वो देखे। बट फैक्ट्स जो है दे आर सेक्रेड, आप उसके ऊपर किसने क्या कमेंट करे क्या नहीं करे वो अलग बात है। रशीद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि प्रकाश जी ने कहा कि हम लोगों का दिमाग पॉलिटिकल स्कैंडल्स जो हो रहे हैं उन पर गया और हमने एक शोध करके एक किताब लिखी। जब इस किताब को कोई पाठक पढ़ता है तो वह दो प्रश्नों के बीच घूमता रहता है। मैंने इसको बहुत सलीके से यह समझने की कोशिश की कि क्या वाकई प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री कार्यालय जुड़ा था या नहीं जुड़ा था। एक तो ये एक प्रश्न आता है, और तमाम नतीजों, आपने मुकदमे का जिक्र किया है, जो जांच कमीशन बैठा उसकी बात की है, बहुत विस्तार से आपने इसके 5 अध्यायों में अलग अलग बिंदुओं को छुआ है। बहुत सारे मानवीय प्रश्न भी उठे हैं, चाहे वह जांचकर्ता की असामयिक मृत्यु रही हो, संदिग्ध कह सकते हैं, या खुद जो व्यक्ति इन्वॉल्व था। मैं पूरी कहानी में चाहता हूं कि एक बार दर्शकों को ये बताएं कि दरअसल हुआ क्या था, और इस किताब में जो आपने दर्ज किया है, हालांकि बिना किताब खरीदे हम लोगों की बातचीत से कोई नहीं जान सकता, लेकिन संक्षेप में वह घटना क्या थी जिस पर आपको एक इतनी महत्वपूर्ण किताब, जिसको आप कह रहे हैं कि वह स्कैंडल जिसने इस देश को एक तरह से हिला दिया था। जी धन्यवाद पांडे जी। देखिए, आपने बहुत कई सारे इसमें प्रश्न उठते हैं और उसमें एक एक करके मैं संक्षिप्त में जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो मैं साहित्य तक के सुनने वाले देखने वालों को बताना चाहूँगा कि किताब हिंदी में भी आ रही है और इसका जो है सेतु प्रकाशन इसको छाप रहा है और जल्दी ये जिसे हम कहते हैं मंजरे आम पे आ जाएगी आप लोगों के साथ में। हिंदी में और उड़िया भाषा में भी इसका इंतज़ाम हो रहा है, दोनों भाषा में ये किताब आएगी। जहाँ तक आपने कहानी का बताया, कहानी देखिए मज़ा तभी आएगा, रस तभी आएगा जब आप वो कहानी पढ़ें। शॉर्ट में संक्षिप्त में कहने से जो आपने मानवीय उतार चढ़ाव की बात करी उसका भाव शायद हम नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। किस्सा बहुत छोटा सा है कि एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चीफ कैशियर मल्होत्रा, वीपी मल्होत्रा, उनके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में घंटी बजती है और उधर से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीएन हस्कर, बड़े नाम था उनका, नामचीन व्यक्तित्व था उनका, वो जो है वो बात कर रहे हैं और इंदिरा गांधी जो है वो कैशियर से बात करेंगे। कैशियर साहब जो थे वो भक्ति काल तब भी था, तो भक्त होते हैं और उन्हें लगता है कि अरे माता जी का फ़ोन आया है, तो वो फ़ौरन मतलब फ़ोन पे वो कहते हैं कि बताइए, आदेश हुक्म करिए। और इंदिरा गांधी, तथाकथित रूप से इंदिरा गांधी की आवाज़ में जो व्यक्ति बात कर रहा होता है या कर रही होती है, वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश की लड़ाई का सिलसिला शुरू हो गया था, तो उसके लिए बांग्लादेश के फ़ंड के लिए पैसा चाहिए 60 लाख रुपए, जो हम लोग दोनों ने मेहनत करके उसको एक साइंटिफिकली मतलब कैलकुलेट किया, तो उसकी आज के समय 172 करोड़ रुपए की उसकी वैल्यू आती है। बहुत बड़ी रकम उस ज़माने में थी, आज भी 60 लाख रुपए हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो जो है वो पैसा लेकर के, और सामने जो उधर से थोड़ी दूर के ऊपर जो था चर्च था, वहाँ पर चर्च में जाके कहेंगे, और एक कोड वर्ड भी था। तो वहाँ कोड वर्ड में ये था कि वो आदमी जो मल्होत्रा साहब को, कैशियर को आएगा, वो कहेगा कि बांग्लादेश का बाबू, और उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि आई एम बार एट लॉ, तो मतलब कानून का माहिर हूँ। ये दोनों का एक संवाद होगा और वो उन्होंने वही किया। और हम सब जानते हैं कि बैंकिंग में बड़े सिस्टम, चेक बैलेंसेस होते हैं, उसकी बात सब किताबों में जिक्र है, अभी हम चर्चा में भी करेंगे। वो पैसा दे आते हैं और वो व्यक्ति पैसा लेके चंपत हो जाता है। और उसके बाद लेकिन उस ज़माने का बड़ा देखिए पुलिस और इन्वेस्टिगेशन कि 12 घंटे में वो सारा
रिकवरी हो जाती है, बरामद भी हो जाता है और बड़ा उसमें दिलचस्प कहानी है। ये इसलिए नहीं कि हम लोगों ने लिखी है, आप पढ़ेंगे तो आपको उसको रस आएगा। तो ये, और उसके बाद फिर पूरा एक ट्रायल होता है। ट्रायल भी बड़ी जल्दी में, अब 2-3 दिन में न्याय हो जाता है, और मतलब न्याय का मतलब फैसला हो जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। और उसके बाद एक फिर सरकार जब बदलती है तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी और उसकी रिपोर्ट। इसमें एक चीज़ का बस मैं पांडे जी जिक्र करूंगा कि इसमें तमाम चीज़ों का हमारे लिए बहुत आसान होता है। और आज की दुनिया में या मीडिया का जो लोग समझते हैं, आजकल हम लोग जो हैं वो बड़ी जल्दी किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाते हैं। हमारे लिए फैसला लेना, मीडिया जगत की बात कर रहा हूँ, अपनों की बात कर रहा हूँ, बहुत आसान हो गया है, जबकि वास्तविकता में बहुत मुश्किल होता है। किसी भी मामले में आप जाएं, उसमें बड़े उतार चढ़ाव होते हैं, शेड ऑफ ग्रे होता है, कौन सही है कौन गलत, ये फैसला करना बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हम लोग, आपको भी मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ, पुरानी चाल के हैं। हमने वही कोशिश की है कि तथ्य प्रस्तुत किए जाएं और लोगों को फैसला करें, अपने विवेक से लोग फैसला करें कि क्या सही है कौन गलत है। लेकिन तथ्य जो हैं वो मजबूत हैं, तमाम उनका साक्ष्य दिया गया है, कमीशन की रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट, मीडिया, तमाम चीज़ों को कोई प्रमाणित बातें कही गई, ऐसी नहीं कि सुनी सुनाई बात का इसमें जिक्र हो। मैं एक सवाल मेरे मन में ये किताब पढ़ते समय भी था और अभी भी है कि अगर रुपए बरामद हो गए थे, व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका था, तो हम उसको आज भी स्कैंडल क्यों कहना चाहते हैं? और कायदे से इस मामले को तो उसी समय समाप्त हो जाना चाहिए था। पात्रा जी, नहीं, आप बताइए। नहीं, कायदे से तो हो जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए, पहले तो एक चीज़ हुआ कि उस टाइम को जो प्रचार हुआ, न्यूज़पेपर्स ने जो लिखे, मीडिया में ये आया कि प्रधानमंत्री ने फ़ोन किए और पहले उनके सेक्रेटरी ने फ़ोन किए, और ये पैसा जो है, ये किसी ने कहा कि ये संजय गांधी के मारुति प्रोजेक्ट के लिए, किसी ने कहा नहीं ये बांग्लादेश वार के लिए है। तो कभी सरकार की तरफ से उस टाइम पे, इंदिरा जी के तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से इसे ठोस कुछ नहीं डिनायल आया। कुछ उन्होंने बाद में जो बताए जाके कमीशन पे कि मैंने उसको ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ये कांड उसी दिन हुआ जो इंदिरा जी जीत के आ गई थी, पहला दिन था पार्लियामेंट का। तो एक बात तो क्लियर है कि इंदिरा जी का फ़ोन करना नामुमकिन था, क्योंकि 11:45 को ये फ़ोन आता है बैंक में। हम सब जानते हैं जो पार्लियामेंट कवर किए हैं, 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होता है, पहला दिन है, और वो नए मंत्रियों को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उसी टाइम को अगर फ़ोन आता है और कैशियर माता जी ये करके जाके पैसा दे देते हैं, तो लेकिन उस टाइम को जो हमको लग रहा है, उस टाइम का भी जो न्यूज़पेपर्स का क्लिपिंग्स हमने देखे, गवर्नमेंट का कोई ये नहीं रहा, इंटरेस्ट नहीं रहा, ऐसे ही है कि इसे जाने दीजिए। लेकिन आपकी किताब जो है बहुत महत्वपूर्ण रूप से उस पूरे घटनाक्रम को रखती है। और कई इस किताब की मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कई सारी विशेषताएं हैं। अब हिंदी में आ जाएगी तो और भी अच्छी बात है, आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन अंग्रेजी में भी जो लोग पढ़ते हैं, चूँकि प्रकाश जी की और रशीद जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये लोग पत्रकारिता के क्षेत्र हैं, तो कोई लिटरेरी मतलब शब्दों का ऐसा कोई जाल आपके सामने नहीं रखते कि आप उसमें फंस जाएं। आपको किताब पढ़ते समय ऐसे ही लगेगा कि जैसे हम कोई चित्र देख रहे हैं या हमारे सामने वो घटनाएं घट रही। और बहुत सारे किताब अपने साथ बहुत सारे बिंदुओं को साथ लेके चलती है। उस समय क्या हो रहा था, कौन से लोग थे, इंदिरा जी की वापसी में किस तरह की भूमिकाएं थी, ये भी किताब में कहीं न कहीं आता है। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है इस किताब का, दूसरा जो भाग है, जिसमें नागरवाला और मल्होत्रा दोनों की प्रोफाइल आपने रखी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इन दोनों की प्रोफाइल एक साथ आपने रखा, क्या आप लोगों की नज़र में ये दोनों व्यक्ति इनोसेंट थे या विक्टिम? ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण पात्र थे। पूरी जो कहानी है वो उनके इर्द गिर्द ही
घूमती है, तो लोगों को उस व्यक्तित्व का, उस शख्सियत का, उनका पता चले बचपन में कैसे थे। बहुत सारी इसमें नागरवाला के बारे में, देखिए हम ये कह दें कि नागरवाला जो थे वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार थे या उनको अदालत से तो सज़ा हुई थी, लेकिन हम उनको अपने स्तर के ऊपर दोषी करार दें तो उनका हमने एक पूरा एक कैरेक्टर बनाया, बिल्डअप किया। या मल्होत्रा की तरफ से कोई बड़ी चूक हुई या बहुत ज़्यादा अति उत्साह में, या जिसमें कह रहा हूँ भक्ति देश प्रेम में वो बह करके ऐसा करके उन्होंने किया कि इस तमाम चीज़ें जो प्रश्न जैसे पात्रा साहब बता रहे हैं कि 11:45 पे फ़ोन आया और उन्हें कुछ उसकी छानबीन करनी चाहिए। तो ये, और देखिए जो एक बात आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये किया था कि पैसा मिल गया और केस एक तरीके से सॉल्व हो गया तो किसकी चर्चा क्यों नहीं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये हमारे सिस्टम को दर्शाता है कि हमारे सिस्टम में कैसी कमजोरियां हैं। बैंकिंग सिस्टम के बारे में बताता है और कमीशन जो है, कमीशन ने इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चिन्हित किया, बात करी और उसका एक वो करा। हमारे यहाँ जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी जिस तरीके से काम करती है उसके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। और सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात मुझे लगती है कि 50-53 साल हो गए और उसके बाद आज भी वही कमीशन ऑफ इंक्वायरी का वही ढल रहा है। वो निष्कर्ष कोई इस पर पहुँचते नहीं है या उस पर कोई फॉलोअप नहीं होता है, एक्शन नहीं होता, तमाम चीज़ें होती हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी जब राजनीतिक प्रसंग में, जिसका पात्रा जी ने जिक्र किया कि इंदिरा गांधी चुनाव जीत के आई थी और पक्ष विपक्ष की एक जो टकरार, अब उसमें क्या होता है, और मैं बहुत सारी चीज़ों का राजनीतिक मंच नहीं है, बात नहीं करूँगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, हमारे सुनने वाले भी उस चीज़ का गौर करेंगे कि राजनीतिक रूप से जब किसी भी तरह से कोई प्रहार होता है या कोई व्यक्ति उसके राजनीतिक व्यक्ति उसके फोकस में आ जाता है, तो चाहे अभी जैसे लेकर स्कैम हो रहा है, बहुत सारे उसके बोफोर्स और दुनिया भर के किस्से हैं, उन तमाम जगह के ऊपर तो विपक्ष और मतलब पत्रकारिता दोनों जो होते हैं कई बार वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। मतलब तथ्यात्मक बातें जो होती हैं वो गौड़ हो जाती है। तो हमारे यहाँ का एक वो भी सिस्टम है जो वो ढर्रा अभी इतने साल में बदला नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई जो दोषी है वो दोषी नहीं है। मैं दोनों लोगों से, आप लोगों के पास राजनीतिक पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज की व्यवस्था में भारत में किसी भी नौकरशाह अधिकारी किसी भी क्षेत्र का हो, क्या वह इस स्थिति में है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उसको फ़ोन हो और प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी बोल रहा हो तो वह क्रॉस जांच एग्जामिन कर सके? क्या इस हैसियत में भारत का कोई भी अधिकारी, जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं, ब्रांच के स्तर पर ब्रांच मैनेजर या चीफ मैनेजर, या मैं कह रहा हूं कि भारत सरकार का सचिव किसी भी विभाग का, क्या इस हैसियत में आज की स्थिति में है? हमारे बहुत सारे मित्र सचिव हैं, मैं जानता हूं, क्या वो क्रॉस क्वेश्चन करके पीएमओ को आज भी पूछ सकते हैं? आप दोनों से उत्तर मुझे ये जानना है, क्योंकि जब हम ये प्रश्न कर रहे हैं व्यवस्थागत, जिस बात को आपने उठाया है बहुत सलीके से कि हम पिछले 4-5 दशकों में या 6 दशकों में व्यवस्था के तौर पर कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। आपने एक अपनी जो पत्रकारिता की दुनिया है उसके ऊपर भी एक सवाल उठाया है कि हम लोग बहुत हावी हो जाते हैं। तो मेरा ये सवाल है, क्या नौकरशाही के पास उस स्थिति में वह नैतिक इच्छा शक्ति है कि वह क्रॉस क्वेश्चन कर सके? जी देखिए, नैतिक बात तो अलग है, लेकिन संवैधानिक या सैद्धांतिक रूप से भी उनको ये एक शक्ति है। देखिए जो लोग आते हैं, ख़ासतौर से हम बात कर रहे हैं अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की या तमाम, और यही आज जो कॉन्टेक्स्ट में तमाम बातें होती हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम चीज़ों की जब हम बात करते हैं और जब हम किसी किस्म का प्रश्न उठाते हैं तो उसका यही होता है कि उनको एक तरीके से एक कवच मिला हुआ है संविधान के हिसाब से। और जो हमारे देश का जो सिस्टम है, जो न्यायपालिका और कार्यपालिका और जो हमारे कानून बनाने वाले वो हैं जो पार्लियामेंट के, उनमें सब में उसके अधिकार क्षेत्र अलग अलग और होता है। और इसमें हमने कई बार देखा, खासतौर से कमीशन ऑफ इंक्वायरी में, जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जेपीसी का सिस्टम होता है, या जो पार्लियामेंट की जो अलग अलग विभागों की जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, उनके यहाँ आप देखिए तो पर्दे के पीछे बड़ा, ये तो जहाँ टेलीविज़न, मीडिया और वो काम शुरू होता है, वहाँ वो होता है ना प्लेइंग टू द गैलरी। देखिए हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत मामले
मामले में बहुत ज़्यादा मतलब स्टिकलर ऑफ रूल्स है, और उस अधिकारी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे अधिकारी भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपना गरिमा को मेंटेन करके रखा हुआ है, और यही मुझे लगता है कि हमारे देश को मजबूती पहुँचाता है। और सैद्धांतिक रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप जो व्यवहारिक बात कर रहे हैं वो व्यवहारिक बात का भी एक बड़ा लंबा इतिहास है। प्रकाश जी, आप बताएं। करना तो चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का एक भी दायरा है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, रिटन ये है, सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से। देखिए बिल्कुल मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र है, वो यहाँ आंध्र भवन में है, तो एक बार कुछ वो स्टैम्प ड्यूटी का मामला आ गया, तो पुरानी बात बता रहा हूँ, तो उन्होंने मतलब 8 आने की स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा ले ली गई थी, उस पर उन्होंने 16 रुपये का करस्पॉन्डेंस किया। तो वो सरकारी हिसाब से नुक्ते नज़र से वो 16 रुपये जस्टिफाइड। आप ये नहीं कह सकते कि 8 आने के लिए, तो आप जो बता रहे हैं ये प्राइवेट कल्चर है कि हाँ कि ले दे के ख़त्म करो मामला। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो तीसरा चैप्टर है इस किताब का, जिसमें आप लोगों ने रेड्डी कमीशन की बात की है, उसमें एक कालखंड को आपने लिया है। शुरुआत उस पुस्तक की पॉलिटिकल लैंडस्केप पे आप पहले गए हैं, 1966 से 71 तक का कालखंड लिया है। क्या मैं यह कहूँ बतौर पाठक कि आप लोग भी श्रीमती गांधी के प्रति कुछ सॉफ्ट आपके मन में था, जिसके चलते आप लोगों ने उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को रखने की कोशिश की? नहीं, जब हम पूरा रिसर्च कर रहे थे, ये स्कैंडल तो उसी पीरियड का है जो जहाँ से लेकर इमरजेंसी तक बात। हाँ, लेकिन पीरियड 71 से 77 का है। आप लोगों ने 66 से 71 इस जैसे आपने अभी ये कहा कि हमने नागरवाला की प्रोफाइल की, वेद प्रकाश मल्होत्रा की प्रोफाइल की है बचपन ये से, इंदिरा जी के वहीं से ले रहे हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरह से ये हुए हैं एंड कौन लोगों ने जो एलिगेशन लगा रहे हैं। बिकॉज मोरारजी भाई वो भी तो लॉन्गेस्ट सर्विंग वो अपने फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 69 में पार्टी स्प्लिट किए थे, मतलब दोनों की बैंक नेशनलाइजेशन को लेके, और बहुत कुछ बिंदु था जिसके लेके कांग्रेस के विभाजन हुआ था। तो इसलिए उनको ट्रेस करना था पॉलिटिकल ग्रोथ उनका, क्योंकि आप ये भी याद रखिए कि अंटिल 71 तक उनको मतलब लोहिया जी के पीरियड में गूंगी गुड़िया कहते थे। इंदिरा गांधी हैड नॉट बिकम असर्टिव, वो चुपचाप बैठती थी, तो उनका भी एक पॉलिटिकल ग्रोथ का पीरियड है। तो वो तो ज़रूरी था ना उनको ट्रेस करना वहाँ से 66 से, बिकॉज 66 से वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो किस तरह का की जो बैकग्राउंड था, कौन कौन जो लीडर्स थे, वो किस तरह की ये हुआ था, जो इमरजेंसी तक गया, फिर वो हारी 77, फिर 80, तो वो पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो लाना ज़रूरी था। रेड्डी कमीशन के सामने किस तरह की चुनौतियां रही इस काम को, इसकी जांच करने के दौरान, और जो संजय गांधी की जो भूमिका है, जो बड़ी, या तो मैं कहूं कि आप लोगों ने तो बहुत करीने से लिखा है, लेकिन जो एक तरह से जो खबरें उस दौरान की रही उसमें उतनी प्रमुखता से नहीं आ पाई। पीएन अक्सर का नाम जरूर आता है, इंदिरा जी का आता है, क्योंकि वो दोनों के नाम पर फ़ोन किया गया था। क्या मैं यह मानूं कि यह घोटाला जितना आर्थिक नहीं था, उससे ज़्यादा राजनीतिक रूप से इसको उछाला गया, इसको ज़्यादा महत्व दिया गया, या वाकई यह उतनी गंभीर बात उस दौर में थी? आज भले ही हम राफेल या दूसरे तरह के बहुत तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं, बहुत सारे मामलों में तो कमीशन भी नहीं बनता है। तो एक प्रश्न मेरा कमीशनों की स्थिति पर है कि क्या जो कमीशन बनते हैं उनके पीछे कोई राजनीतिक दबाव में वो कितना काम करते हैं, क्योंकि जो अपॉइंट कर रहा है वह किस तरह की जांच चाहता है। हम सभी जानते हैं व्यवहारिक तौर पे कि कुर्सी से लेके, टेबल से लेके, और हर तरह की बिल सरकार को पास करनी है।
देखिए, जो आपने प्रश्न किया वही मैं पांडे जी कहूँगा कि देखिए, जो आप बात कर रहे हैं वो एक धारणाएँ हैं और हमारे यहाँ ऐसी लोगों की मान्यताएँ हैं, धारणाएँ हैं कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो लीपापोती का काम करते हैं और उनको कोई जो हुकूमत उस वक्त होती है वही चाहती है कि बस उसकी मनमर्जी का काम करे और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बात जो है वो बिल्कुल अनुचित है या गलत बात है, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। लेकिन देखिए, हमारा जो अनुभव हुआ और इसीलिए मैं इस बात को शेयर करना चाहूँगा गंभीरता से कि ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी मोरारजी देसाई सरकार ने बिठाया था, लेकिन उस कमीशन ने बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे तरीके से, नेक नियति से काम किया। तो अब हमारी धारणा बदल गई कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक तरफ हम कह रहे हैं कि साहब ये लीपापोती का काम करते हैं, लेकिन उस कमीशन में अगर आप देखें तो आज आप उस चीज़ का को सोच नहीं सकते कि दो प्रधानमंत्री, मतलब एक भूतपूर्व और एक जो सर्विंग प्रधानमंत्री, दोनों को बुलाया गया, दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, दोनों का डिपोजिशन था, दोनों की बातों को, तमाम चीज़ों की चर्चा आई। जैसे इंदिरा गांधी का आप कह रहे हैं कि हमारा एक बतौर लेखक एक हो सकता है एक सॉफ्ट कॉर्नर का बाहु, ऐसी बात मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि देखिए, उस पीरियड का जिक्र करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम पीरियड का, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या मामला क्या था, इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व क्या था, किन हालात में वो प्रधानमंत्री बनी थी और उसमें किस तरह की वो उस समय की राजनीति थी। दूसरा, उससे बड़ा जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है वो प्रश्न ये है कि क्या इंदिरा गांधी, बिल्कुल हमने उन्हें क्या कोई क्लीन चिट दी? अगर आप किताब पढ़ेंगे तो ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी उसमें जो उनकी सेक्रेटरी थी उषा भगत, उनका कि इंदिरा गांधी से नागरवाला, उस ज़माने में देखिए पुराने लोग जानते होंगे, पहले लोग बहुत कसरत से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई, ये तमाम, मेरे ख्याल से राजीव गांधी तक ये सिलसिला चलता रहा। लोग चिट्ठियाँ लिखते थे और वहाँ पूरा एक अफसर होता था, एक पूरा सिस्टम होता था, वो चिट्ठियों का तमाम जवाब दिया जाता था, रूटीन में भी दिया जाता था और एक जिसका कोई सीरियस या कोई पॉलिटिकल या कोई ब्यूरोक्रेटिक या अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विदेश मामलों से, उसके का भी संज्ञान लिया जाता था। तो जनता का एक, आज तो अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, लेकिन पहले वो सारी की चीज़ें लिखा पढ़ी का काम होता था। तो ये उनकी चिट्ठियों का भी हमने जिक्र किया है कि वो चिट्ठियाँ नागरवाला ने इंदिरा गांधी को लिखी, इंदिरा गांधी ने उसका जवाब दिया और कमीशन ने भी उसका संज्ञान लिया कि अगर इंदिरा गांधी कहती हैं कि उसको नहीं जानती थी तो उनका, तो वो 67 में भी उनसे एक बार उसने कहा कि वो उनसे मिला था या वो मिला था और उसमें बहुत सी दिलचस्प चीज़ें, वियतनाम वॉर की भी बात है और उसने कहा कि वो जो था भारत और अमेरिका की, मतलब मध्यस्थता करा रहा था वियतनाम वॉर को लेकर के, इसका वो भी उसका एक क्लेम था। तमाम चीज़ें किताब पढ़ने में मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा जाएगी। ये बार बार मैं इस बात का कह रहा हूँ, देखिए, ये चीज़ बहुत आसान होती है कि हम किसी को क्लीन चिट दें या किसी को हम दोष मर दें। ये किताब आपको, क्योंकि आपका पूरा किताबों की आपकी दुनिया है, इस किताब के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, और लेखक उमूमन ऐसी बातें उन्हें कहते अच्छा नहीं लगता कि मतलब अपनी अपनी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ उल्टा मामला था कि जो पब्लिशर हमारे हार्पर कॉलिन, वो किताब जल्द से जल्द लाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि चुनाव चल रहे थे तो हमने, पात्रा जी ने और हम दोनों ने अपने विवेक से ये करा कि ये किताब इस समय चुनाव के बीच में ना आए। 24 मई को ये घटना हुई थी, तो उसकी 53वीं एक उसकी वो भी था, मौका भी था, दस्तूर भी था, सब था, लेकिन हमने आग्रह किया पब्लिशर से कि इसको किताब को अभी रिलीज़ ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि माहौल में हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ और कोई भी मंच से खड़ा होकर कुछ भी कह देता। तो देखिए, हम अगर किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी नहीं कर सकते कि उसके ऊपर हम कोई ऐसा इल्ज़ाम मर दें जिसको कमीशन ने या लोगों ने नहीं माना है। तो निष्पक्ष भाव का बड़ी टेढ़ी खीर होती है। कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये तो किताब दिखाया जाता और सीधे कहा जा सकता है तस्वीर कि भाई ये देखिए। नहीं, जहाँ तक आप कह रहे हैं सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, आप खुद देखिए, रेड्डी कमीशन ने खुद कह रहा है कि ये हो ही नहीं सकता है। एज ए जर्नलिस्ट ऑल्सो, जब हम पार्लियामेंट कवर किए हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट था ये हुआ कैसे, तो कौन था, तो कुछ तो कमियां रहा है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पे। बट जहाँ तक इंदिरा गांधी का बात है, वो तो क्लीन चिट मिला है उनसे, लेकिन प्रोसीजरल देखिए, जैसे भाई पात्रा जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हुआ कि देखिए 11 बजे सदन शुरू होता है, प्रधानमंत्री अगर 5 मिनट के लिए भी उस पीरियड के बीच में बाहर निकल के जाता, और ये घटना भी हुई थी, तो वो एक हंगामा हो जाता कि देखिए इंदिरा गांधी उस समय सदन में नहीं मौजूद थी 11:40 से 11:50 पे, ऐसी कोई अगर बात होती तो दोनों चीज़ों का वो होता। अब सदन में प्रधानमंत्री के ना सब, मतलब 543 लोगों के अलावा जो पूरा का पूरा प्रेस गैलरी और तमाम मीडिया, सिक्योरिटी, सब चीज़ें होती हैं, तो उसमें प्रधानमंत्री का कोई मतलब उस तरीके का रोल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि कोई न कोई तो जुड़ा था, एक, और दूसरा ये जो जांचकर्ता की और जो अभियुक्त, अभियोगी जिनको मैं कह सकते हैं अभी,
दोनों की मृत्यु जिन हालातों में होती है, आप दोनों ने इसका जिक्र किया है बहुत, और मैं कहूँगा कि बहुत उसमें मानवीय पक्षों को भी उठाया है, जो एक बतौर लेखक मैं कहूँगा कि एक ऐसे व्यक्ति की जिसके ऊपर अपराध सिद्ध नहीं हुआ था, सज़ा भले ही दे दी गई थी, लेकिन आखिरी तक उसकी माँ का जिस रूप में आप लोगों ने वर्णन किया है, क्या पाते हैं इसकी क्या वजह है कि हमारे यहाँ जो हमारी कानूनी व्यवस्था है, हम व्यापम में भी देखें, बहुत सारी घटनाओं में हम देखते हैं कि लगातार गवाह की मृत्यु होती जाती है, दूसरे लोगों की होती है, और जो ताकतवर लोग हैं शायद उन तक बात नहीं पहुंचती। इसकी क्या वजह पाते हैं? और इस मामले में जब आप लोग शोध कर रहे थे तो अगर नेग्लिजेंस तो तिहाड़ जेल में मतलब हुआ है, इसमें तो कोई, हमने भी जिक्र किए हैं उसमें, वो पेन का कंप्लेन कर रहा है, वो कर रहा है, और हॉस्पिटल में भी नेग्लेक्ट किया गया है इनिशियली। एक रात का उसमें है कि उनको भेज दिए वापस, कि फिर डॉक्टर ने कहा कि कैसे भेज दिए इधर, इसको वापस ले जाइए। वो नेग्लिजेंस 100%, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, या तो हॉस्पिटल में नेग्लेक्ट हुआ है और जेल के, पर्टिकुलरली जेल के डॉक्टर्स के साथ। जी देखिए, जेल में अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो वो जेल उसके लिए मतलब बड़ा टेढ़ा मामला होता है। और ये मैं अभी के मुख्यमंत्री और उनकी जेल में जो उनके साथ सेहत के बारे में तरह तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसके संदर्भ में नहीं कर, बहुत ज़्यादा एक बिस्किट किंग नाम के था एक वो पिल्लई, उनकी तो निधन हो गया था। तो हमारे यहाँ जेल का जो वो आपने मानवीय दृष्टिकोण से बात की, तो वो इंसानी एतबार से वो जेल बड़ा हमारे यहाँ मुश्किल होता है। जो इमरजेंसी में भी जो लोग बंद हुए थे उनके लिए भी बहुत समस्याएं थी। मतलब जैसे जो महारानी गायत्री देवी और विजय राजे सिंधिया जैसे लोग जेल में बंद थे, तो उनके लिए प्रॉपर, अब जैसे हम मतलब ज़्यादा मैं उसका उल्लेख नहीं करूँगा, लेकिन टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी बहुत ही बेसिक से भी मतलब घटिया स्तर की थी। तो ये कोई किसी को सज़ा देने का मतलब ये नहीं होता है। तो ये हमारे देश में, वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात नहीं है। देखिए, जो जिस तरीके से हम काम करते हैं, जो हमारा एक सोच है, वो नहीं बदली है। तो ये एक किताब लिखने के पीछे ये भी है कि इन तमाम चीज़ों को, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, जो आपने कमीशन ऑफ इंक्वायरी की बात करी, जेल की जो स्थितियां हैं, हम अपने आप को अगर हम विकसित देश कहते हैं तो विकसित देश पे तमाम इन सारी चीज़ों के बारे में भी कुछ तवज्जो और अटेंशन होना चाहिए। एक बड़ा रोचक चैप्टर है इसमें, CIA ऑपरेशन। मैं संक्षेप में मैं चाहूँगा, क्योंकि अचानक और इसी के साथ जो मोरारजी देसाई वाली जो भूमिका है वो भी आप लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग अलग ढंग से लिखी है। मैं मतलब ये दो सवाल कि आखिर मोरारजी देसाई तो खुद सरकार में थे जिस समय की ये घटना है, और जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हो, मतलब एक तरह से विपक्षी खेमे में आ जाते हो, तो जो आपका उस समय सदन का नेता है आप उसको दोषी ठहरा रहे हो। जिस बात को आप लोग कह रहे हैं, या जिस बात को कमीशन ने समझा, या जिस बात को जांचकर्ताओं ने पाया कि भाई उस समय प्रधानमंत्री बाहर नहीं निकल सकता, इस बात को तो मोरारजी भाई ने तो आंख से देखा होगा, उनके तो सामने की घटना रही होगी। फिर भी उनकी रुचि इसकी जांच कमीशन बैठाने में क्यों हुई थी, मैं ये भी एक सवाल है। और साथ साथ CIA की भूमिका पर आप लोगों ने उसको किस रूप में लिया जांच के मतलब अपनी रिसर्च के दौरान? जांच के ये पे तो जांच कमीशन ने इतने सीरियसली नहीं लिया कि जो अमेरिकन लेडी जो इनके गर्लफ्रेंड थे वो रेगुलर मिला करते थे, उन्होंने नागरवाला के जो मैं तो हम अपने लिए नहीं, मैं तो सॉरी नागरवाला के गर्लफ्रेंड जो बताए जाते हैं उनके साथ उन्होंने जापान भी गए थे, वहाँ भी कुछ दिन रहे। तो वो जो लिंक है उसको कमीशन ने ज़रूरी नहीं समझा कि वो उसको प्रोब की जाए। क्यों नहीं समझा अब हम तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमको पता नहीं है, लेकिन जो 88-89 में हिंदुस्तान टाइम्स ने इसका फॉलोअप किया था कि ये सब पेपर्स जब कहीं से मिला है इनको जो फॉरेन कनेक्शन का, तो उस टाइम को मोरारजी भाई ने कहा कि मेरे को याद नहीं है। तो जस्टिस रेड्डी ने भी ऐसे ही एवसिव रिप्लाई दिए, कोई डायरेक्ट रिप्लाई नहीं दिए। ये है कुल
CIA का जो इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर आप हमें पूछे अभी हाइंडसाइट पे हम ये कह सकते हैं अभी पीछे ये देख के कि 71-72 में जब हम लोग ज़्यादा करीब थे इंडिया किसके साथ, रसिया के साथ, और अगर CIA के कोई वहाँ पे ऑपरेट करती होती तो वो इंदिरा गांधी के सरकार की जिम्मेदारी होती ना उसको उनको पकड़ने के लिए। तो उन्होंने उस टाइम को जब नहीं पकड़े हैं तो, लेकिन ये तो एक एंगल है जो उठाया गया है कमीशन के सामने। लेकिन ये तो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने कहा आपको किताब में हमने ये नहीं कर रहे हैं, ये मेरा ओपिनियन है कि जो CIA का ये ज़रूर था और कमीशन को इंक्वायरी करना चाहिए था। ये लेडी कौन थी, ये एक प्रश्न है। दूसरा, एक तो ज़रूर इनको पता करना चाहिए था कि वो महिला अगर कोई फ़ोन की थी प्रधानमंत्री के आवाज़ में तो उसका एस्टेब्लिश करना चाहिए था कि कौन थी। देखिए, वो अब मेरा एक सवाल है कि उस ज़माने में कॉलर ID तो थी नहीं। और उस तरह के संचार माध्यमों में इनके पास कोई तकनीक भी नहीं रही होगी कि ये जान सकें कि वाकई क्या ये प्रधानमंत्री के घर से ही फ़ोन आया था या उनके कार्यालय से ही आया था या संसद भवन के फ़ोन से उन्होंने फ़ोन किया था। तो शायद उनके पास पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, ये तो आदर्श स्थिति, और पुलिस ने नहीं किया है। मोरारजी भाई का क्या केवल इंदिरा गांधी से नाराज़गी थी या कोई उसके प्रति नैतिक या विधिगत तो नहीं कर सकते, नैतिक रूप से वो मान रहे थे? जी देखिए, जैसे हमारे मित्र और लेखक प्रकाश पात्रा जी ने पहले भी बताया कि मोरारजी देसाई का व्यक्तित्व बहुत इस मामले में महत्वपूर्ण भी था और कुछ हद तक ऐसा प्रतीत होता है कि गैर जिम्मेदाराना भी था, क्योंकि वो फाइनेंस के आदमी थे, वो देश के बड़े वित्त मंत्री भी रहे बड़े लंबे समय तक, बैंकिंग सेक्टर के बारे में उन्हें सब समझ थी, दूसरी बातों का भी आपने इशारा किया, कायदे कानून नियम तमाम चीज़ें जानते थे। लेकिन जब राजनीतिक रूप से उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये इंदिरा गांधी को इसमें घेरा जा सकता है तो वो खुशी खुशी उसके साथ हो गए। देखिए, हमारे यहाँ पर वही मैं कह रहा हूँ, कमीशन ऑफ इंक्वायरी में बड़ी रोचक चीज़ होती है, जो हम लोगों ने बड़े कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो थे उस पर कवर किए। उसमें क्या होता है, थोड़े दिनों तक गंभीरता रहती, फिर वो तोता मैना की कहानी, राजीव गांधी की हत्या होती है, उसमें 2 कमीशन बनते हैं, जस्टिस वर्मा कमीशन और जस्टिस जैन कमीशन की आप रिपोर्ट उठा के देखिए कि उसमें साहब वो कोई ऐसी, अब नाम सब नहीं लेना चाहता, CIA तो खैर एक है, हर संगठन का उसमें इसने भी किया हुआ, उसने भी किया हुआ, उसने भी, और वो कौन थे, महंत लाल दास और पता नहीं किस किस के उसमें जो थे बयान गए, और वो बहुत था। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, पात्रा जी ने तो उसका मतलब एक जो जैसा जवाब होता था वो दिया। मैं थोड़ा सा उसको कि ये फॉरेन हैंड जो है ये बड़ा आसान, बड़ा सुविधाजनक होता है। ये इंदिरा गांधी जब भी राजनीतिक रूप से संकट में आती थी, उन्होंने कहा था फॉरेन हैंड। जो अभी के प्रधानमंत्री हैं, कई बार फॉरेन हैंड का जिक्र है। अभी तो मैं परसों में चकित रह गया कि शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि चुनाव जो हुआ हमारा 24 का चुनाव, उसमें फॉरेन हैंड था, वो फॉरेन हैंड ने विपक्ष का मदद करी। और तो भाई, अगर ED CBI सब इतने व्यस्त हैं और इतने हमारे देश के, चाहे वो रक्षा मंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, चाहे वित्त मंत्री हों, उनकी नाक के नीचे ये सब हो गया। तो ये तमाम, देखिए, प्रश्न, पत्रकार का काम, मेरा कहने का मतलब उस समय भी और आज भी, कि प्रश्न उठाना होता है। अब इस पे हम किसी नतीजे पे, क्योंकि हमारे पास वो ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे पास क्या है, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने की क्या एक एक्स्ट्रा टेक्निक है। लोगों को पत्रकारिता के बारे में भी बड़ी गलतफहमी है। तो हम तो जो तथ्य हैं या जो चीज़ें हैं जो पब्लिक डोमेन में है या जहाँ तक हम जा सकते हैं, उससे हम निष्कर्ष पे पहुँच जाते हैं। लेकिन जो लोग पहुँच सकते थे, चाहे उसमें जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, उनका तो, और उस पर, क्योंकि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, मुझे लगा वो इस बात से संतुष्ट हो गए कि इंदिरा गांधी को कुर्सी से नीचे आ गई, हमने बुला लिया, नीचे आ गई और हमने कमीशन के सामने उनको, बस। अब उसके बाद क्या है, वो कुछ नहीं। कमीशन में तो सर अंत में भी काफी उसका वो हुआ ना, उनका जब रिपोर्ट आया, जब कुछ निकला नहीं, हमने भी लिखे हैं उससे। उन्होंने उस टाइम को तो फायर ब्रांड लीडर थे जॉर्ज फर्नांडिस, तो उनको दिया गया कि देखो भाई इसमें कुछ निकले, तो उन्होंने भी छानबीन किया, कुछ निकला नहीं, तो फिर वो रेफर कर दिए जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज को जाता है, बस कर लीजिए। एक चैप्टर की शुरुआत में आपने सोनिया गांधी के चाय परोसने मतलब से जिक्र शुरुआत की है। क्या इस पुस्तक के सिलसिले में कभी गांधी परिवार के लोगों से भी चर्चा आपकी हुई?
नहीं देखिए इस पुस्तक नहीं इस पुस्तक का तो वो विषय वैसा नहीं था, वो तो देखिए एक संदर्भ में, क्योंकि इंदिरा गांधी को जो उस समय पे 77-78 में काफ़ी मुश्किलों का सामना पड़ा था, कानूनी चुनौतियों का। अभी भी पिछले चुनाव में भी तमाम बातें हुई थी, 14 में भी, कि मैं नींद चुरा लूँगा और न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सब चीज़ें उस तरह की नहीं हुई। उस समय बहुत सारी चीज़ें, तो इंदिरा जी को कई बार मतलब जेल भी जाना पड़ा, कमीशन के सामने भी जाना पड़ा, संजय गांधी को भी काफ़ी, उस संदर्भ में वो तमाम चीज़ों का जिक्र है कि वो 78 की समय जब वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी में भी वो पेश हुई थी, उससे पहले का जो जिक्र है कि उससे पहले एक बार वो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था और वो पुलिस आई थी, वो इंदिरा गांधी ने कहा कि मुझे पकड़ रहे हो तो हथकड़ी लगा के ले जाओ, तो उसको लेके और उन्होंने उसको राजनीतिक रूप से बुनाया। देखिए बहुत सारी चीज़ें, पात्रा जी थोड़ा इस बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं कर रहे। हमारे एक प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे हमारी जेब में एक स्कैंडल हुआ था, जेब में अकाउंट नंबर है, और पूरा उनका समय निकल गया बोफोर्स का। तो ये तमाम चीज़ें देखिए प्रत्यक्षदर्शी मैं भी रहा हूं। जी जी जी, तो आप भी कुछ टिप्पणी करिए। नहीं, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोगों का तो जो बचपन है उसमें ये दो बहुत KGB और CIA, ये बहुत महत्वपूर्ण था। बाद के दिनों में पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया और उसके बाद तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये की फाइंडिंग्स जो इसका चैप्टर रैपिंग अप जो आप लोगों ने किया है, और जिसमें बहुत दो इस अध्याय में हैं कि आप यह मानते हैं कि जो घटनाक्रम था उसके साथ बहुत एक तरह का घालमेल हुआ, बहुत गड़बड़ी सी हुई। उसको मतलब वो किसी दिशा में शायद जाना ही नहीं था, उसको जाने ही नहीं दिया गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, क्योंकि हम लेखक हैं, आप लोग किताब लिख रहे हैं और बहुत सारा हमारी तुलना में इस किताब में जो छपा है इसकी तुलना में भी आपके पास सामग्री ज़्यादा होगी। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो क्या इस घटना का या ऐसी घटनाओं का जो हमारे देश में राजनीति के स्तर पर जो घोटाले होते हैं उनकी तह तक कभी पहुंचा जा सकता है? तुम बताओ। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि देखिए सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल संभव है और व्यवस्था भी ऐसी है। देखिए आप अगर ब्रिटेन में देखें तो ब्रिटेन में बड़े बड़े ऐसे मामले हुए और वो प्रधानमंत्री को या लोगों को दोषी ठहराया जाता है। अमेरिका में भी ऐसा हुआ, वाटरगेट स्कैंडल हुआ, बहुत से ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा जो पॉलिटिकल क्लास है वो, उसमें एक चीज़ होता है, वही जब मैं कहता हूँ एक लिमिटेड पॉइंट होता है कि किसी को कुर्सी से नीचे कर दिया या हो गया या ऐसी परिस्थितियां। मैंने पूरा नरसिम्हा राव का समय आप देखें, बड़े बड़े घोटालों की बात हुई, अली बाबा 40 चोर की उपमा दी गई थी, फिर बाद में भारत रत्न दिया गया। तमाम देखिए राजनीतिक बातें, इसलिए मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच होता है, लेकिन वो तमाम भ्रष्टाचार के मामले जो हैं वो ख़त्म हो गए जिस दिन नरसिम्हा राव पद से उतर गए। उस बात से तमाम लखूभाई पाठक केस, वो जो हर्षद मेहता केस, वो एक फर्टिलाइजर स्कैम, गोल्ड स्टार स्कैम, बहुत से उसमें उस टाइम पे स्कैम हुए थे जो राजनीतिक रूप से। तो ये चीज़ एक नागरिक होने के नाते मुझे लगता है कि थोड़ी सी परेशान करने, चिंताजनक बात है कि हमारे देश में, क्योंकि राजनीति का मंच एक होता है, उसके अलावा जो एक जुडिशरी है, जो हमारे यहाँ एक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी, और उनको इन सब चीज़ों को एक लॉजिकल एंड तक पहुँचाना चाहिए। और वहाँ पर मीडिया का भी रोल है। हम लोग अपनी वो नहीं कर रहे कि हमने एक ऐसा कोशिश की है कि तमाम चीज़ों को उस तरह से प्रस्तुत किया जाए, लेकिन ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज़ें सामने आनी चाहिए कि कहाँ हमारे भूतकाल में कमियां रही हैं या आज हैं और उसको कैसे सुधार होना चाहिए। तो ये जो तमाम भ्रष्टाचार के खासतौर से जो मामले आते हैं, इनमें बड़ा ही एक राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा होता है और ये उस तरीके के नतीजे पे नहीं पहुंचते हैं और समय बहुत लगता है, और इसको पूरा का पूरा जो एक प्रोफेशनलिज्म की इसमें जो है मोटे मोटे तौर पे हमें कमी नज़र आती है। नागरवाला के साथ चूँकि ये पूरी पुस्तक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, नागरवाला सबसे की पर्सन है जिसके ऊपर ये पुस्तक आधारित है। उनकी माता के किसी संवाद का, पत्र का आप लोगों ने इंदिरा गांधी जी के साथ उसका जिक्र किया। हाँ, समझ सकती हैं, और पूरे देश को आपने जिस तरह से नंबर दिया है आपके बच्चे की तरह से, ऐसी घटनाओं में आप ये बिंदु आप लोगों ने जब रखा होगा इसको, इसके पीछे आप क्या सोच रहे थे कि हम क्या आप
पूरी पुस्तक में अगर हम पढ़ने के बाद, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि इस किताब को पढ़ते समय हमें आखिरी तक पाठक इस बात पे उलझा रहता है कि आखिर खलनायक कौन है, मतलब मूल अपराधी कौन है। व्यवस्था को छोड़ के कोई भी दोषी मुझे नज़र नहीं आता है। व्यवस्था जरूर। साहब आप गंभीर बात कह रहे हैं, व्यवस्था ही तो, व्यवस्था के तो इर्द गिर्द हम सब रहे हैं। नहीं, व्यवस्था की भी है, और ऐसे भी मत समझिए कि एक खलनायक है तो उसका माँ नहीं है। माँ भी तो उसका बेटा जैसे भी हो, सिविल ट्रायल वो डिफेंड तो करेगी ना उसको बचाने के लिए, ये भी तो होता है ना। तो आप लोग राजनीति पर लिखते लिखते आप इस स्कैंडल पर जो लिखने में आपको कैसा आनंद आया, और मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये कोई श्रृंखला शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब बड़ी रोचक है और मुझे लगता है कि इस तरह का काम भारत में अभी तक, कम से कम मेरी जानकारी में, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता रहा हूँ, शोधपरक अपराधों पे किताबें आई हैं, अपराध के जो नायक हैं उन पर किताबें आई हैं, लेकिन किसी एक घटना पर, इस तरह के घोटाले पर मेरी नज़र में कोई किताब नहीं गुजरी है। क्या आप इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ किताबें आएंगी? वो तो अभी रसीद बताए। नहीं देखिए, ये गंभीर बात होती है, और इन तमाम चीज़ों पे जब तक हमारे पास ऐसा उसका पूरा रिसर्च रेफरेंस मटेरियल ना हो, किसी बात के ऊपर हम केवल, देखिए ये किताब हम दोनों ने लिखी और इसमें हमने उसको बड़ा, मतलब उसका कोई चर्चा नहीं की। जब तक किताब छप के आ नहीं गई तब तक हमने उसका, उसके अपने, जैसे मैंने कारण बताए, उसके बाद कई लोगों ने कई मामलों के बारे में बात कही, और वो तमाम बड़े अभी अगर उसकी चर्चा करें तो एक और 30-40 मिनट की उसमें बातचीत हो जाएगी। वो बड़े संवेदनशील और बड़े महत्वपूर्ण घटनाएं हुए हमारे देश में, तो उनके ऊपर ज़रूर मैं ये कहूँगा कि हम दो ही लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत से ऐसे हमारे मित्र और पत्रकारिता से और रिसर्चर ये लोग हैं जो इस काम कर सकते हैं। इसमें हमें करना चाहिए, बस इस चीज़ से बचना चाहिए कि, और ये हम दोनों का अपने उसके तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहे हैं कि अब किसी जल्दी किसी निष्कर्ष पे या किसी पहली धारणा मान के चलें कि हमें ये चीज़ें दिखानी है ये ब्लैक एंड वाइट में, तो वो चीज़ से उससे बचना चाहिए। क्योंकि अब हम करते हैं, तो आपने जैसा उसका गुलबाई का जिक्र किया, उनकी माँ का, और जो चिट्ठी लिखी, आदमी को 1 मिनट, वही तो पाठक जो है वो पढ़े और जाने कि ऐसे ये, तो उनको डिसाइड करना चाहिए, जज करना चाहिए खलनायक कौन है। और देखिए जो शेड ऑफ ग्रे होता है, फैक्ट्स में तो पता ही चले जाता है, लेकिन देखिए शेड ऑफ ग्रे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपने पता नहीं, आपने वो फिल्म देखी होगी, राजी नाम की एक फिल्म आई थी, आलिया भट्ट की फिल्म थी, और वो जासूस बन के, तो वो वहाँ पर एज बहैसियत दर्शक आपके कई सारे उसमें भाव आते हैं। कभी कभी वो आपको लगता है कि देश प्रेम के लिए वो देखिए कितनी कुर्बानी दे रही, क्या करी, उसके पति के साथ उसका जो रवैया होता है, कभी आपको लगता है कि अरे ये कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही। तो ये तमाम देखिए, इंसानी हृदय जो है वो बड़ा ही एक अलग किस्म का, ऊपर वाले ने बहुत ही उसको एक अछूती चीज़ बनाई है, और उसके जो भाव होते हैं उसको वो खुद, मतलब वो महसूस किए जा सकते हैं, उसको शायद बयान करना मुश्किल होता है। इस किताब को लिखने के दौरान जब आप लोग कमीशन और बाकी दूसरी जांच प्रक्रिया की तरफ उनके बिंदुओं को देखना चाहते थे, उसमें कितना वक्त लगा और कितनी उलझनें हुई, मतलब क्या कोई अड़चन भी आई? नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा, रिसर्च करने में कम से कम 7-8 महीना तो लग ही गया, कि नेशनल आर्काइव से, बाहर की लाइब्रेरी से, और जितने न्यूज़पेपर क्लिपिंग से पुराने उस टाइम को कैसे कवरेज किए थे। वहाँ का माहौल तो बताइए जहाँ गए थे ढूंढने। तो नहीं वो ठीक है, बट एटलीस्ट हमको मिला तो सही। नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के शोध छात्र जो है वह लाइब्रेरी में जाते हैं और उनको 4 किताबें नहीं मिलती तो वो परेशान हो जाते हैं। नहीं, नेशनल आर्काइव्स में काफ़ी डॉक्यूमेंटेड ये रखे हुए हैं। ढूंढने में हमें दिक्कत हुआ क्योंकि वो उन्होंने अलग हेड में रखे थे इसको, शाह कमीशन, पूरा जो इंदिरा गांधी के टाइम के पीरियड के, तो वो वहाँ पे ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, बट दे वर वेरी हेल्पफुल। वो पूरा जितने भी रिकॉर्ड्स था मिल गया। उनका कमीशन का रिपोर्ट हमको नहीं मिल रहा था, ये ताजुब की बात है। गवर्नमेंट प्रेस में नहीं है, कहीं नहीं है, 2-3 जगह ढूंढे, सब बाहर है, फॉरेन किसी ये पे। तो बहुत ये से मुश्किल से एक जो लाइब्रेरी वहाँ पे किसी ये में दबा हुआ के था, ऐसे कोइंसिडेंस था, किसी फ्रेंड उन्होंने थे, उसको जानकारी थे, तो वो उन्होंने निकाल के दिए।
बाकी जो गवर्नमेंट की पेपर्स था वो सब आर्काइव्स में रखे हुए हैं, जितने डिपोजिशंस था बिफोर द कमीशन, और कोर्ट के जजमेंट कुछ हम नेट वगैरह से जो AIR ये उसमें से निकाले, जो जो इनिशियल जजमेंट जो था। और काफ़ी एविडेंस, जैसे जिसको 25,000 रुपया दे के वो कहा कि 50,000 हो जाएगा, बॉर्डर पे पैसा दबा के रखें, उनका पासबुक तक है उसमें, वो पासबुक है, 25,000 रुपया विड्रॉ हुआ है, वो है उसमें, जो कमीशन अपना नेशनल आर्काइव्स में रिकॉर्ड में है। उनकी पासपोर्ट भी न उसमें लगा हुआ है। ऑफ कोर्स अभी उन्होंने डिजिटाइज कर रहा है, होपफुली दे कीप द रिकॉर्ड्स। आप ताजुब होंगे कि फोटोग्राफ नहीं मिल रहा है कहीं पे, इवन न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे फोटोग्राफ बड़ा मुश्किल ये है। न्यूज़पेपर्स में अपने जो लाइब्रेरीज हैं, जबकि हमने इतने साल काम किए हैं, सबको जानते हैं, जितने अखबार की लाइब्रेरी है किसी के पास नहीं है। उस टाइम के कैमरामैन जो हैं वो हमारे सीनियर फोटोग्राफर्स हैं, उनकी बच्चे आके चीफ फोटोग्राफर, फोटो एडिटर हैं, वो ढूंढते हैं, कहते हैं वो तो सब डैमेज्ड है, डिस्ट्रॉयड है। हाँ, देखिए 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो आपकी अनुमति से मैं थोड़ा पात्र साहब को मतलब इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत मतलब मेहनत करके और जद्दोजहद आसानी से, मैं अभी यही कहने वाला था कि रिसर्च वाला पार्ट आपने रखा और इनका बड़ा दोनों और नहीं, वो तो खैर टीम एफर्ट होता है, लेकिन मैं उसमें कहूँगा, इनको श्रेय देना चाहूँगा कि बहुत इन्होंने मेहनत करके और वो रिपोर्ट ढूंढना और तलाशना, और जिन हालात में के आदमी को, देखिए क्या होता है कि कभी कभी तो ये भी एक हमारे देश में एक मतलब ख्याल से चिंतन का विषय है कि हमारे यहाँ जो रिसर्च का, और ख़ासतौर से अपने ही इतिहास को, हम ये कहते हैं कि साहब चीज़ें जो हैं विदेशी हमारे बारे में लिख रहे हैं। अभी मैं किसी उसमें गया था लिटफेस्ट में, वहाँ काफ़ी एक इस बार का इशू था कि साहब भारत को जानने के लिए हमें जो है मैक्स मुलर और उनका, तो वो हमारे यहाँ वो थोड़ी सी संस्कृति हमें डेवलप करनी होगी। रेफरेंसेस मटेरियल है बहुत सारे, जो तमाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में बहुत से उनके जो चिट्ठियां हैं वो एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रह जाती हैं कई बार। उस पर आदमी को अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो उसकी एक्सेस पाना बहुत मुश्किल होता है। और अब ये जैसा कह रहे हैं डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हो सकता है नेशनल आर्काइव्स ने काफ़ी ये रखा है, एंड मेटिकुलसली उन्होंने ये करके रखे हैं। डिजिटाइजेशन के बाद काफ़ी हेल्प करेगा रिसर्चर्स को, और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उनके पास रखे हुए हैं, और हमको क्वाइट इम्प्रेस्ड उनकी जो। तो मैं ये मान के चलूं कि आप लोग कमीशन पे या किसी और घोटाले पे दूसरी किताब, क्योंकि अब तो आपको सुविधा भी होगी, नेशनल आर्काइव आ गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, और ये किताब जल्दी से हिंदी में आए, हिंदी पाठकों के समक्ष भी पहुँचे। इस पुस्तक को 399 रुपये केवल मूल्य है, हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। प्रकाश पात्रा जी और रशीद किदवई जी को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि एक महत्वपूर्ण घोटाले, जिससे कम से कम मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी में शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। पत्रकारिता को छोड़ दिया जाए और पत्रकारों में भी बहुत कम लोगों को पता होगा। नागरवाला का नाम हम लोगों ने सुना था, लेकिन इतनी गहराई से हमें भी नहीं पता था कि दरअसल वाकई हुआ क्या था। राजनीतिक तौर पे जब नारे लगते थे तो उस दौरान पता चलता था कि कोई ऐसा कांड हुआ था, लेकिन वो कांड क्या था इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु से, एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम से, और उस घटनाक्रम की जितनी भी परतें हो सकती हैं, चाहे उसके बीच में व्यवस्था बेनकाब हो रही हो, चाहे राजनेता बेनकाब हो रहे हो, या आपसी खींचातान हो, या हमारे बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता है। लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री तो कमीशन के सामने पेश ही नहीं हो सकता। उनको भी यह पुस्तक बताती है कि नहीं, ऐसा अतीत में हो चुका है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री, कई मंत्रियों ने भी गए थे, आडवाणी जी गए थे, वो INV मिनिस्टर थे उसमें, उन्होंने भी पेशी हुए थे, उन्होंने भी बयान दिए थे उधर। तो आडवाणी जी वाला बिंदु तो रह ही गया। तो मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप ये पुस्तक खरीदें, पढ़ें। अंग्रेजी पढ़ते हो तो, और हमसे समय देने के लिए, साहित्य तक पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार।